Namaste. And for those of you who have been following this seminar for past few minutes, here I am. And अभी मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, मैं भी फॉलो कर रहा था. And the first session went to math, and the second went to GS. Now, as far as math is concerned, उसमें मुझे लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस है क्लासरूम का, दैट इंडियंस आर गुड विद नंबर्स. उसकी कोई भी वजह हो सकती है. दो प्रोमिनेंट वजह है. एक तो जेनेटिकली हम लोग मैथ में स्ट्रांग हैं, और दूसरी बात जो मैथ में स्ट्रांग नहीं है उनको घर वाले पढ़ा पढ़ा के स्ट्रांग कर देते हैं. क्लास 10 तक तो मैथ पढ़ना ही है. सो एनी कॉम्पिटिशन इन इंडिया आफ्टर क्लास 12th विच हैज अ सेक्शन फॉर मैथ, दैट इज इजीली नेगोशिएटेड बाय द स्टूडेंट्स. वो आराम से नेगोशिएट कर लेते हैं अपने स्वैग के साथ, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट क्लास 10 तक की मैथ पढ़ रखी है. तो मैथ या तो ऑलरेडी स्ट्रांग है या उसको हार्डवर्क से स्ट्रांग किया जा चुका है. सो यू गॉट अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैथ है, ये तो कर लेंगे. देन यू कम डाउन टू जनरल स्टडीज विच वाज द फॉलोइंग सेक्शन. उसके बाद जो मैथ के बाद जीएस की बात हो रही थी, उसमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंटरनेट जब से आया है तब से चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हैं. तो कुछ भी पता करना हो तो गूगल है, ठीक है. और काफी अच्छा कंटेंट ओवरऑल वैसे भी अवेलेबल है. बुक्स वर ऑलरेडी देयर, न्यूज़पेपर है, एंड प्लस जो रही सही कसर थी वो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पूरी कर दी. तो उस पर भी काफी इंफॉर्मेशन रहती है, हालांकि बहुत कुछ उसमें जेन्युइन नहीं होता है. सो नाउ एज फार एज मैथ इज कंसर्न और जीएस इज कंसर्न, स्टूडेंट्स आर रिलेटिवली कॉन्फिडेंट इन द रीजन जहां पे अधिकतर हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है, विच कैन बी अ मेजर चंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है. लेकिन भाई जब बात आती है इंग्लिश की तो हाल कुछ ये हो जाता है. पीपल, स्टूडेंट्स, दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम इंग्लिश. लेकिन उसकी एक जो वजह है वो ये है, वो सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि ये हमारी भाषा नहीं है. इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज एंड वी आर बीइंग आस्क्ड टू लर्न इट. लेकिन थोड़ा इसमें माइंडसेट चेंज करते हैं, थोड़ा एटीट्यूड अपना बदलते हैं. भाई अगर देखा जाए तो हम लोगों को कितनी भाषाएं आती हैं. मुझे खड़ी बोली आती है, जिसे हम हिंदी, वो भी क्लिष्ट हिंदी नहीं आती है, अवधी आती है और इंग्लिश आती है. अब यहां पे 2 मिनट बात करते हैं अवधी और इंग्लिश. अगर आप किसी से अवधी में बात करते हैं तो उसको लगता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है. अगर मैं यहां पे खड़ा होकर बोलूं कि पापा अस्पताल में रहो, घर ना जाओ, कोरोना फैला हुआ है, यू विल थिंक यार ये क्या, ये इंग्लिश पढ़ाएगा, ये तो उसको खुद कुछ नहीं आता है. बट द फैक्ट इज आई कैन टॉक इन अवधी एंड आई कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश. इसका मतलब यह हुआ कि भाषा जो है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, आपको किस तरह का माहौल दिया गया है. मेरे घर में अवधी का माहौल है, मुझे अवधी आती है. मेरे स्कूल में इंग्लिश का माहौल था. आउट देयर आई वॉज बेसिकली, आई वोंट से फोर्स्ड, बट आई वॉज told that I should speak in English as far as possible. And मुझे याद है मैं क्लास 3 में जब अपने स्कूल गया था, जहां मैं क्लास 12 तक पढ़ा, वहां पे उनके पास ये एक अनसेड रूल था कि जो भी बच्चा आएगा वो इंग्लिश में ही बात करेगा, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो. तो मैं तो अवधी हिंदी बैकग्राउंड से गया हुआ था. लेकिन विद इन 4 months, और ये मेरी उम्र 8 साल रही होगी तब, विद इन 4 months जब मैं लौटा हूं अपने स्कूल से वेकेशंस में, I could speak fluent English. और अभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया था सडनली. बस एक चीज हुई थी, द एनवायरमेंट हैड चेंज्ड. और फिर मैं 2 महीने नानी के यहां गया, और नानी के यहां जाके फिर से अवधी बोली गई, अवधी सुनी गई, अवधी की कविताएं पढ़ी गई. तो मेरे साथ अच्छाई क्या हुई कि मुझे अवधी और इंग्लिश और खड़ी बोली तीनों में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है. पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं, बोल सकता हूं. इवन टू सम एक्सटेंट उर्दू, क्योंकि जहां से मैं हूं वहां पे उर्दू एक नेचुरल कम्युनिकेशन की भाषा है. आप समझ गए होंगे कौन सा शहर हो सकता है. अब आप ये बात समझ लो कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, उसको सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है उस भाषा को इस्तेमाल करने का.
फाइन. सो दोज ऑफ यू हु आर रियली नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या फिर उनको लगता है कि यार अंग्रेजी ना होती तो पता नहीं हम कौन सा तीर मार लेते, बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग, इंग्लिश ना होती तो कुछ और होता, कोई और भाषा होती. तो ये प्रॉब्लम तो जाती नहीं अगर आप इसे प्रॉब्लम मानते हैं. which means let us understand that English is just a tool, एक स्किल सेट है, एक लैंग्वेज है जो आना चाहिए. जैसे हमें आपको कार चलाना आना चाहिए, बाइक चलाने आना चाहिए, वैसे ही बस इंग्लिश आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है. आप सब एक जॉब एस्पायर कर रहे हैं, जॉब विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब जॉब लगेगा आपका, तो ऐसा थोड़े कि आप जहां पे हैं वहीं से काम शुरू कर देंगे. अगर आप कहीं मान लीजिए जो छोटे शहर है, मानते हैं बहराइच है, गोंडा है, सिधौली है, इस तरह की जगह हैं, लेकिन आपका एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, आपका प्लेसमेंट, आपको जॉब मिल जाती है, एंड देन सरकार आपको तो कहीं भेज सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है. हो सकता है आपकी पहली पोस्टिंग साउथ इंडिया हो जाए, और इफ यू आर इन साउथ इंडिया, मे बी योर फर्स्ट पोस्टिंग इज आउट ऑफ दैट रीजन वेयर यू आर नॉट अलाउड और यू आर नॉट एबल टू यूज योर लैंग्वेज. ठीक है. अब आप साउथ में आके हिंदी नहीं बोल सकते, वो समझेंगे नहीं, और साउथ में अगर आप हैं तो यहां तेलुगु नहीं बोल सकते, ये नहीं समझेंगे. हां, एक भाषा है जो कि कॉमन है, दैट इज इंग्लिश. लास्ट ईयर आई वेंट टू मेघालय, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू फाइंड पीपल स्टेइंग इन विलेजेस. या तो वो अपनी लोकल भाषा बोल रहे थे या वो इंग्लिश में बोल रहे थे. जो हमारा गाइड था, हिज नेम वाज डॉन. डॉन वाज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. हालांकि वो कुछ हाईली एजुकेटेड लड़का नहीं था वो, in terms of going to a very big college and having big degrees, no, nothing like that, but he could talk with us in English. और उन्होंने पूरा टूर हमें समझाते हुए, आराम से, पोलाइटली अंग्रेजी में बात करते हुए कराया. बात फिर वहीं आती है, यहां पे हमारे इंटेलेक्ट का टेस्ट नहीं हो रहा है, यहां हमारे एनवायरमेंट का टेस्ट हो रहा है. अच्छा, प्लस अब आप कहते हो मेरे पास एनवायरमेंट नहीं है. क्रिएट द एनवायरमेंट, स्टार्ट यूजिंग द लैंग्वेज, स्टार्ट यूजिंग द लैंग्वेज, दैट इज इट. अब वो चाहे उर्दू हो या अवधी हो या भोजपुरी हो या बंगाली हो, पंजाबी हो, जो भाषा आप इस्तेमाल करेंगे वो भाषा आप सीख जाएंगे. और ये तो सीखना जरूरी है, क्योंकि इस पे हमारा एक हिसाब से देखा जाए तो लाइवलीहुड डिपेंड करता है. इफ यू वांट टू बी रियली गुड एट अ जॉब, यू हैव टू बी रियली good at communication, and if you have to be really good at communication, you have to be really good with the language, जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और अगर वो भाषा इंग्लिश है तो बेहतर होगा हम उसको सीख लें और एक हिसाब से एक लेवल की उस पर मास्टरी कर ली जाए, एक लेवल का कमांड उस पर हासिल कर लिया जाए. तो अंग्रेजी से डर तो खैर कोई है ही नहीं, अगर चिढ़ है तो थोड़ी दूर कर दीजिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंप्लीफाइंग द प्रिपरेशन फॉर एसएससी, जो कि हमारा मेन काम है यहां पे. ऑलराइट, ये एक चार्ट आया आपके सामने जिसपे हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रखा है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो इफ यू टेक अ लुक फ्रॉम 15, 16, 17, 18 एंड 19, तो सन 2015 और 16 में उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल टीयर 1 में पूछे थे. उसके बाद से वो टीयर 1 में इसके सवाल नहीं पूछते. हालांकि आई वुड हैव लाइक्ड देम टू आस्क, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्योंकि आप अगर पैसेज पढ़ के समझ ले गए तो उसके बाद उसके पे 4-5 सवाल जो है वो फटाक से आंसर कर सकते थे. बट नेवरदलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस हो गए हैं. 15 में आप देख रहे होंगे 50 सवाल थे, उसके बाद अब ये 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 25 सवाल, एंड इफ यू काउंट इट देयर विल बी 12 टाइप्स, व्हिच मींस पैराजंबल हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, देन यू गॉट आरसी उन्होंने हटा दिया है, लेकिन स्पेलिंग्स हैं, फिल इन द ब्लैंक है, क्लोज टेस्ट है, इस तरह की 12 डिफरेंट वैरायटीज हैं जहां से वो सवाल बना के पूछते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 सवाल पूछने हैं और 12 टॉपिक है, तो आप देखिए कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी टॉपिक से ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, सब बटे हुए हैं. तो अगर मैं ये कहता हूं कि यार इडियम फ्रेज क्या पढ़ना, इसमें तो 2 ही आता है. थिंग इज, वो 2 क्रूशियल है, क्योंकि बाकी जो टाइप्स हैं वहां से भी 2-1 सवाल ही आ रहे हैं, एक्सेप्ट परहैप्स क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट क्या है? एक पैराग्राफ है, उसमें 5 ब्लैंक हैं या 10 ब्लैंक्स हैं, और हमारे पास हर ब्लैंक के लिए 4 या 5 ऑप्शंस हैं, उनसे हमको फिलअप करना है. ठीक है, ओके. किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है आप एक चैप्टर ना पढ़ें तो दूसरा
सॉल्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन मे बी अगर मैं टाइम एंड वर्क का सवाल सॉल्व करना चाहता हूं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट इन इंग्लिश अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप ये सोच के अगर चलते हैं कि यार मैं क्लोज टेस्ट लगा लूंगा और पैराजंबल छोड़ दूंगा, तो बेटा यकीन मानिए आपका माइंडसेट कहीं पे वीक है, कहीं पे आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का बेस एक ही है। वो क्या है भाई, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है? दैट इज द ओनली क्वेश्चन, दैट्स इट। तो लेट अस नॉट बेस आवर प्रिपरेशन ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट आई सजेस्ट दैट वी शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, मतलब संपूर्ण, कि भाई हर चीज तैयार करके जाएंगे और फिर अपनी चॉइस के हिसाब से जो हमें लगता है उस दिन हमें पता है उसका जवाब दे देंगे। आप टॉपिक्स या टाइप्स छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे वैसे भी देखिए 25 में हो सकता है आपको ऑलरेडी 1 या 2 सवाल ना आता हो, ऊपर से आपने 1-2 टॉपिक छोड़ रखे हैं, तो कुल मिला के 5 सवाल हो गए। 5 सवाल में तो जिंदगी वारे नारे हो जाती है। फिर इतना टफ कंपटीशन है अभी भी हमारे यहां। एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अभी भी कहा जाता है कि दुनिया बहुत कठिन है, प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो इंतजार करता हूं उस दिन का जब लोग कहें कि प्रेशर नहीं है, आप अपने मन का काम करिए, कुछ ना कुछ कर ही ले जाएंगे। बट सिंस सिचुएशन इज दैट वी हैव टू डील विद कंपटीशन, वी हैव टू डील विद pressure, so we have to prepare in such a way that we succeed. तो प्लीज बहुत ज्यादा ये क्लोज टेस्ट कर लूंगा या फिर इडियम फ्रेजेस कर लूंगा, फिलर छोड़ दूंगा, इस तरह से प्रिपरेशन मत करिएगा। प्रिपरेशन है, इंग्लिश है, सब करके चलते हैं, जो पूछेंगे वो बताया जाएगा। नाउ रिक्वायरमेंट्स क्या है? नंबर 1 ग्रामर। भाई किसी भी भाषा का ग्रामर नहीं आता है तो आप सेंटेंस उसके कैसे सही फ्रेम करेंगे? और चलो वो भी हटाओ, सीधी सी बात यह है कि इम्तिहान में आते हैं सवाल, ठीक है? जो कहते हैं ना कि मतलब मैंने कई बच्चों को देखा है, उनका जो बात करने का जो एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि इंपॉर्टेंट बताओ इम्तिहान में जो आता हो, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में मैं नहीं बता सकता इम्तिहान में क्या आता है, मैं सिर्फ बता सकता हूं किस पे बेस्ड आता है। तो ग्रामर पे बेस्ड सवाल आते हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन बीटिंग अ कंपटीशन, मे बी यू कैन जस्ट गो थ्रू ग्रामर। आपको ग्रामर तो पता होना ही चाहिए। जैसे ये एक सवाल है हमारे सामने, ही प्लेज गिटार लाइक एन एक्सपर्ट। ही प्लेज गिटार लाइक एन एक्सपर्ट, ठीक है? अब मेरा कहना यह है कि कुछ 80 से 100 रूल्स हैं ग्रामर के जिन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं एट एसएससी लेवल, ठीक है? अब यहां पे एक सिंपल सा रूल है, वो कहता है कि भाई कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जब आप बात करें तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दें। दैट्स इट, स्टेटेड रूल है। विच मींस आप पियानो है तो द पियानो हो जाता है, गिटार है तो द गिटार हो जाता है। नाउ यू कैन इजीली टेल सेंटेंस सही है या गलत है। सेंटेंस ऑब्वियसली गलत है क्योंकि यहां पे उन्होंने गिटार के पहले आर्टिकल द नहीं लगाया है। नाउ टुडे यू नो दिस रूल। अब आइंदा कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसपे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिस सेंटेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आपका पहला ख्याल कहां जाएगा? लेट मी चेक उसके पहले आर्टिकल द है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे गलत हो गया, वहीं पे गलती हो गई। हाउ डिफिकल्ट इज इट? अरे 80-100 रूल हैं, आप लोग मैथ के बंदे हो, मैथ में तेज हो, दिमाग चलता है। ये सब चीजें क्या कठिन है? एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। इस पे बेस 4-5 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, कंट्रोल में है चीज। हमने जबरदस्ती इसको बहुत भारी भरकम बना रखा है। अब क्वेश्चन टाइप्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? एरर आइडेंटिफिकेशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉइस एंड नरेशन। नाउ एरर आइडेंटिफिकेशन, एक सेंटेंस को 5 हिस्सों में बांटेंगे, बोलेंगे किस हिस्से में एरर है। जैसे जो पिछला सेंटेंस था हमारा, ही प्लेज गिटार लाइक एन एक्सपर्ट, अगर होता, हम इसे चलिए 2 हिस्सों में बांटते हैं, ही प्लेज गिटार 1 लाइक एन एक्सपर्ट। एरर कहां पे है? पार्ट 1 में है। अगर सेंटेंस थोड़ा लेंदी होता तो उसको 4 या 5 हिस्सों में बांट देते, जिसमें 5वां या आखिरी हिस्सा कहता नो एरर। तो चांसेस हैं एरर होगा और ये भी चांसेस हैं कि एरर नहीं होगा। अगर आपका ग्रामर पे कमांड ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आई सी। मैं क्या देखता हूं वहां पे कि यहां पे समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो सेंटेंस दिया गया है वो हो सकता है ग्रामेटिकली ऑलरेडी करेक्ट हो, लेकिन हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप ऐसे देखिए, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, हु आर यू? हु आर यू? 3 वर्ड्स, क्वेश्चन ओवर, फाइन। फिर यही चीज हम पूछ सकते हैं, मे आई नो इट इज हु दैट यू आर। मे आई नो
इट इज हु दैट यू आर। अब चक्कर आ गया। दिस सेंटेंस इज बेटर फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन, द फर्स्ट वन, क्योंकि ये आसान है, ये समझ में आता है और पूरी बात जल्दी हो जाती है। दूसरा क्या है कि सब सही है उसमें, लेकिन ऐसे बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन शायद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कौन ऐसा बात करेगा आई विल हैव बीन कमिंग टू सी यू ऑन संडे। आई मीन जस्ट लुक एट द सेंटेंस। तो जो इंप्रूवमेंट की बात हम करते हैं, तो हो सकता है ग्रामेटिकली चीज सही हो, लेकिन आपको फिर उसको बेहतर बनाना है। यहां पे जो बच्चे 100 रूल रट के बैठे हैं, उनका जो है दिमाग थोड़ा उनको मदद नहीं करता है। यहां पे वो बच्चा आगे निकलता है जो इंग्लिश एवरीडे बेसिस पे इस्तेमाल करता आया है। ही विल इमीडिएटली रियलाइज कि यार ओके, लग सही रहा है, लेकिन इट कैन बी सेड इन अ बेटर वे। तो वहां ग्रामर रहेगा, लेकिन ग्रामर के साथ साथ क्या रहेगा? द एवरीडे प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो नाउन से लेके शुरू होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो बेसिकली हमने क्लास 4 में पढ़ना शुरू किया था और क्लास 8 तक पढ़े थे, तो कोई नई चीज नहीं है। देन वॉइस है, एक्टिव वॉइस को चेंज करो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को चेंज करो एक्टिव वॉइस में। सेट रूल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट रूल्स हैं, आप वही फॉलो कर लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, विच इज नरेशन। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है। अगेन चेंज ऑफ टेंसेज सेट है बिल्कुल, ठीक है। वर्ब को कैसे सेट करेंगे, पर्सन के हिसाब से क्या चीजें होंगी, एवरीथिंग इज एक्चुअली लेड राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, जो मुझे लगता है इस तरह के एग्जाम्स में, वो ये है कि सवाल आपके सामने है, और बढ़िया चीज क्या है कि आंसर भी आपके सामने है। आपको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना अलग से, 4-5 ऑप्शन देते हैं ना वो। तो इस तरह के सवालों में जो वॉइस बेस्ड है या नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या है कि अगर आपने ठीक ठाक रूल्स पढ़ रखे हैं और प्रैक्टिस कर रखी है, सो व्हाट हैपेंस देन दैट आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। अगर आप अंडर प्रेशर भी हैं, तो ऑप्शन पढ़ के आराम से आप समझ जाते हैं कि ओके दिस इज द आंसर। बट देन अगेन ग्रामर रहेगा, भाषा रहेगी, और बहुत सारी प्रैक्टिस रहेगी। करना क्या है, ये एक लाल किताब है रेन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर। मैं ये नहीं कहता आप यही किताब लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये किताब मुझे तो क्लास 3 में शायद मिली थी, और क्लास 3 में तो नहीं पढ़ा था मैं, लेकिन क्या है क्लास 3 से पढ़ना शुरू कर दिया था। ऑलराइट, व्हाट आई सजेस्ट दैट यू कैन पिक एनी गुड बुक, एनी वन गुड बुक फॉर इंग्लिश grammar and read the entire book, practice the exercises and keep on repeating it. एक किताब को 4 बार लगाना बेहतर है मुकाबले आप 40 किताबें सामने रख लें और एक बार भी ना करें। होता क्या है, वी गेट ओवरवेल्म्ड, इतना सारा कंटेंट सामने आ जाता है। आजकल कंटेंट का प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, क्योंकि अंत तो दिख ही नहीं रहा उसका। बेहतर क्या है ना, एक डेस्क पे अपनी एक किताब रखिए। रेन मार्टिन सिर्फ एक इशारा है, वो किताब आपकी मर्जी की हो सकती है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर गुड विद द लैंग्वेज, हु कैन अंडरस्टैंड English as such, the written and the spoken part, you can pick any good book from the market, and maybe if you want you can actually pick Ren Martin as well. ठीक है, मतलब मुझे तो बहुत बोरिंग किताब लगती है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरी किताब आप उठा सकते हैं। प्रॉब्लम उन बच्चों को ज्यादा है जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये किताब इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही है इंग्लिश में। उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं, एक ये किताब है मिस्टर आरपी सिन्हा की, मैंने पर्सनली इसको पढ़ा हुआ है, and not that I needed it, but I sincerely wanted to know that is it helpful for students who are not very good with English, क्योंकि ये किताब क्या करती है, ये आपको इंग्लिश ग्रामर हिंदी में पढ़ा रही है। वो नाउन को नाउन ही बोलेंगे, नाउन को संज्ञा नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे अगर मैं कहता हूं इफ यू जॉइन टू सिंगुलर नाउन्स विद द कंजंक्शन द वर्ब दैट फॉलोज हैज टू बी प्लूरल। अब जो बच्चा इंग्लिश से इतना यूज टू नहीं है, उसको ये समझने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि अगर आप 2 सिंगुलर नाउन्स एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो ये समझ में आना थोड़ा आसान हो जाता है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर ओके विद इंग्लिश, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम, पिक एनी गुड बुक ऑन ग्रामर। I'll not kind of impose myself on you कि ये किताब पढ़ लो, लेकिन अच्छी किताब है, कोई भी आप उठा के शुरू कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, they can go out and check this particular book. Alright? तो किताब है आपके सामने, बाकी मर्जी आपकी है। ग्रामर के बाद एक बड़ा हिस्सा हमारे एग्जाम का जो है वो बेस्ड होता है वोकैबुलरी पे, यह शब्दकोश।
अब दिक्कत क्या है कि इतने सारे शब्द हैं, कहां तक कोई याद करेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दिक्कत जो इतनी बड़ी हमें दिखाई पड़ती है उसकी वजह से क्या होता है, हम स्टार्ट ही नहीं करते, कि याद ही नहीं होता। आज याद, एक रजिस्टर निकाला, उसको ओम लिखा उसके ऊपर और वर्ड्स वर्ड लिखने शुरू किए, बड़ी मेहनत की, और 4 दिन बाद पता चला उसमें से एक भी वर्ड याद नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि आप रंतु विद्या में विश्वास कर रहे हैं कि रट लेंगे तो याद। हमको पता है हमें नहीं याद रहता है, तो बेहतर क्या है, कोई शब्द मिले तो उसका इस्तेमाल देखिए। अच्छा, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपको एक बेस चाहिए होगा। यू नीड टू हैव अ बेस फॉर सर्टन वर्ड्स। एक टर्म होता है बेटा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी हैं, अखबार में, न्यूज बुलेटिन्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, ब्लॉग्स में, नॉवेल्स में, किताबों में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगातार आपको मिलते रहते हैं। एटलीस्ट वो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ताकि जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो आप पढ़ के समझ सकें। क्वेश्चन टाइप जो इस पे बेस्ड आते हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, फिलर्स हैं एंड क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो अब एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो सीधा सीधा हो गया उन्होंने। ठीक है, समटाइम्स दे पुट इट इन अ सेंटेंस एंड दे आस्क यू, अदरवाइज वो कभी कभार एक टर्म देते हैं, एक वर्ड देते हैं, बोलते हैं भाई नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट इन मीनिंग है या क्लोजेस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग है। तो सिनोनिम, एंटोनिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक चीज बताया, a remedy for all the cures and that is panacea, one word for that, alright। ऐसे ही स्पेलिंग है। अब स्पेलिंग्स अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते आए हैं, नहीं लिखते आए हैं, तो स्पेलिंग्स में जैसे अकोमोडेशन, मेरे सर ने बताया था कि भाई अकोमोडेशन याद रखना इस तरह से कि डबल सी और डबल एम होता है। तो अब उन्होंने बता दिया और दिमाग में बात बैठ गई, तो वो स्पेलिंग गलत नहीं होती है। बट फिर भी क्या है कि अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर्टेन वर्ड है उसका स्पेलिंग बताओ, तो मे बी मैं भी गलत बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो स्पेलिंग्स विल रिक्वायर अगेन अ लॉट ऑफ रीडिंग, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिर क्लोज टेस्ट है, फिलर्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस यहां पे नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह से देखा जाए तो रीडिंग पे ही बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइप्स हमारे हो गए जो किस पे बेस्ड हैं, दीज आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। अब एक तरीका जो अच्छी किताबों में मिलता है वो क्या है, यहां पे आप देखिए वर्ड्स आर टेंडिनाइटिस, कार्डाइटिस, हेपेटाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। ओके, अब इनका आखिरी का आप अगर हिस्सा देखते हैं तो इट इज ऑल आइटिस। ठीक, तो अब इतने स्मार्ट तो हैं हम लोग, ये समझ गए हैं कि यार ये एक पार्ट ऑफ द वर्ड है जिसका कोई एक मीनिंग होगा और इसकी वजह से ये हर जगह फिट हो जा रहा है। ठीक है, आइटिस जो होता है इसका मतलब होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अगर हम मेडिकल की बात करें उस एंगल से, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि रेडनेस आ जाती है, दर्द होता है और सूजन हो जाती है। दीज आर 3 बेसिक साइंस ऑफ एनीथिंग दैट इज इन्फ्लेम्ड। ठीक है, और एक आपने वो कोई जैसे आप डीजल पेट्रोल की बात करें तो दैट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, आग लगने वाला। तो आग में भी तो फिर जलन तो हो ही रही है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो गया ना कि आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। अब टेंडन, कार्डाई, हिपैटो एंड टॉन्सिल, इनका तो मीनिंग पता है, टेंडन्स हो गए, ठीक है, कार्डाई हार्ट हो गया, हिपैटो लिवर हो गया, और फाइनली टॉन्सिल्स, ठंडा पानी पी के देख लो आप, खुद ही पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। अब इज इट दैट टफ? अगर आप आइटिस आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, तो जिस भी वर्ड में ये लगा होगा उसका मीनिंग आप एटलीस्ट एक क्लोज गेस कर सकते हैं। जितना बोझ मान के चलेंगे किसी भी सब्जेक्ट को उतना कष्ट होगा, जितना उसको इंटरेस्टिंग मान के चलेंगे, जितना उसको इंफॉर्मेटिव बना के चलेंगे, जितना उसको एंजॉय करेंगे, उतना वो आपके लिए आसान होता रहेगा। मैथ इसीलिए आसान है क्योंकि मैथ के सवाल हो जाते हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। बस करना क्या है, एक किताब है वर्ड पावर मेड इजी, दूसरी लाल किताब, एक ग्रामर वाली लाल किताब थी, ये एक और लाल किताब है। मैंने बहुत लोगों से सुना है ऑनलाइन, ऑफलाइन, पर्सनली, नॉट सो पर्सनली, कि अरे ये किताब से तो सवाल आता ही नहीं है। तो मैंने कब कहा कि सवाल आता है? लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर यूज होते हैं, देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, बोलने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। अगर आप ये किताब लगाते हैं तो एटलीस्ट जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है ना,
वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपको पता चले तो आपने पढ़ना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया तो समझ में आई बात, समझ में आई तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आपने और पढ़ा, और पढ़े तो और वर्ड सीखे, और वर्ड सीखे तो और समझ में आई, सर्कल बन गया। ऐसे ही फंसते हैं लोग। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर मी दिस बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स से। मैं यहां पे एसएससी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी एग्जाम की जिसमें अंग्रेजी का एक सेक्शन आता है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप कोई भी एग्जाम का जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें अच्छा करेंगे, चाहे वो क्लास 12 के बाद का क्लैट हो या ग्रेजुएशन के बाद का कैट हो या एसएससी हो या बैंक पीओ हो। अच्छी बात है, सिलेबस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फिर किसी चीज के पीछे इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि वो इम्तिहान में आएगा, आप लर्निंग फेज में हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो इम्तिहान अपने आप पास हो रहा है। मैं तैयारी नहीं करता एग्जाम्स की, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है दैट आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर good marks in SSC or bank or CAT? No, I've got decent English. I keep testing myself at home. I keep taking mock test and I score really well. हाँ, 3-4 महीने में एक बार लेता हूं एग्जाम, ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी तरह से दिन में 4 बार बैठ गए, लेकिन फिर भी मैं कहना ये चाह रहा हूं दैट इफ आई हैव गॉट डिसेंट बेस आई विल बीट एनी एग्जाम जहां पे इंग्लिश पूछा जाता है। तो बेटा मेरी मानो तो ये किताब उठा लो, ठीक है, और 45 डेज में खत्म कर दो। जिन लोगों ने किताब देखी है उनके मन में आवाज आया होगा, पागल पागल हो गया है क्या, 45 डेज, इतनी मोटी किताब है ये, फॉर गॉड सेक, और फॉन्ट साइज तो इतना कि चश्मा लग जाए। मैं 45 डेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह किताब एक्चुअली 30 दिन की है। इट कैन बी डन इन 30 डेज। द पर्सन टॉकिंग टू यू राइट नाउ हैज डन इट, which means it is very much possible. I'm not alone. Almost all the schoolmates of mine would have done it. क्योंकि इसमें 42 के आसपास शायद सेशंस हैं। अगर आप दिन में बेटा बैठ के 15-20 मिनट के लिए भी एक सेशन लगाते हो तो भी 42 दिन में किताब खत्म हो जाती है। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, 2 बार लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं, तब तक लगा सकते हैं जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि ओके नाउ आई गॉट अ डिसेंट बेस एंड आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि मुझसे बोली जाती हैं, मेरे सामने लिखी होती हैं। इट्स अ गुड बुक, ट्रस्ट मी। एग्जाम में आता है क्या नहीं आता, शुरुआत यहां से कर सकते हैं। और एक बात और, कभी कभी बेटा क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे 10 वर्ड्स पढ़े थे सुबह, उसमें से तो मेरे को बस 2 ही याद है। अरे भाई, सुबह जब आप शुरू किया था आपने, उसके बाद से आपको कम से कम 2 याद तो है ना, तो एड ऑन ही हुआ है, यू हैव एडेड टू दैट। तो जरूरी नहीं है कि 10 में 10 याद रहे, अगर 10 में 1 भी याद है तो वो इंप्रूवमेंट है। सम ऑफ अस विल इंप्रूव बाय 5 वर्ड्स, सम ऑफ अस विल इंप्रूव बाय 7 वर्ड्स, बट एनीबडी हु इंप्रूव्स इवन बाय 1 वर्ड has improved. बात यहां इंप्रूवमेंट की है। It's a good book. A little progress each day adds up to a big result. 45 डेज में चमत्कार की उम्मीद रखिए। अगर आप सिंसियरली एक किताब को 20 मिनट रोज देते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, 45 डेज इट कैन बी मिरेकुलस इन योर कॉन्फिडेंस एंड इन योर एंटायर अप्रोच टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, हवाई बात नहीं कर रहा यहां पे, जो करके बैठा हूं वही बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिंग, जो कि हमसे होती नहीं है। खाली बैठा है आदमी तो सो जाएगा, मोबाइल घुमा लेगा, बातें कर लेगा लोगों से, लेकिन पढ़ेगा नहीं, रीडिंग नहीं लगाएगा। क्वेश्चन टाइप्स देखो क्या क्या है यहां पे रीडिंग पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑलराइट, अब आप देखो इतने सारे सवाल, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन रीडिंग। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो लिखा ही हुआ है रीडिंग, पैसेज रहेगा, पढ़ना रहेगा, पढ़ने के बाद उसके बाद उसी पे बेस्ड सवाल आएंगे। तो अगर आप पढ़ के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तो जवाब कैसे देंगे? क्लोज टेस्ट हो सकता है ग्रामर बेस्ड हो सकता है वोकैबुलरी बेस्ड हो, लेकिन पढ़ना तो पैराग्राफ पढ़ेगा। पैराजम्बल, 4-5 सेंटेंस उन्होंने ऊपर नीचे करके दे दिए, बोले सही सीक्वेंस में लगाओ। अब अगर आपको ठीक ठाक पढ़ के समझ में चीजें नहीं आती हैं, इनमें से कोई भी सवाल आप नहीं लगा सकते। तो रिगार्डलेस ऑफ योर जेन्युइन इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज, यू हैव टू रीड, बिकॉज एग्जाम में सवाल आते हैं भाई साहब।
तो यहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं अखबार पढ़ता हूं। अरे अगेन आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, बेटा अंग्रेजी इंप्रूव करना है तो द हिंदू पढ़ा करो। अरे उसको सिंपल इंग्लिश समझ में नहीं आती बच्चे को, वो बेचारा हिंदू क्या पढ़ेगा, वो परेशान हो जाएगा। जो आदमी 200 मीटर दौड़ने के बाद वॉमिट कर दे, उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ेगा। अरे उसको थोड़ा टाइम दो सांस लेने का, थोड़ा मौका दो उसको। व्हाट आई सजेस्ट, पेपर रीडिंग तो है क्योंकि आपका जीएस आता है जिसमें आप बड़े अच्छे हैं, या जीके आता है या जीए आता है, अलग अलग एग्जाम में उसको अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो वो तो बेटा पढ़ना ही है, वो तो मजबूरी है। यू हैव टू बी अवेयर हो क्या रहा है दुनिया संसार में, ठीक है। लेकिन मेरी मानिए किताबें पढ़ा करिए। जब तक किताब पढ़ने का स्टैमिना नहीं है, छोटे छोटे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पढ़ा करिए। लेकिन फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए रोज आधा घंटा 40 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ा करिए, जो आपके सब्जेक्ट से अलग हो, आपके एग्जाम के सिलेबस से अलग हो, जिसमें बस आपको मजा आता हो। अगर आपको गैजेट्स में इंटरेस्ट है, फोन में इंटरेस्ट है, कार में इंटरेस्ट है, बाइक्स में इंटरेस्ट है, अरे पढ़ो उनके बारे में। कौन कहता है कि दिन भर बैठ के खाली जो है एक फॉर्मूला लगाते रहो? नोबडी सेज। इफ यू आर इंटरेस्टेड in how Apple goes about improving the technology, read about Apple, read about Steve Jobs. फोन रखो, किताब उठाओ, फायदा ज्यादा होगा। Let's write, because मत भूलिए कि फाइनली जॉब जो आपको मिलेगा उसमें एक सेक्शन जो होगा वो राइटिंग का भी होगा। वो कहते हैं कि भाई आपको पढ़ना आता है, ठीक है, और हो सकता है आप बोल भी सकते हो। अब ये बताइए लिखना आता है? क्योंकि लिखित कार्य बहुत होता है। माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम द रेलवेज, और वो अक्सर कहते थे कि यार रेल में तो क्या है ना, लिख के दे दो फिर रेल का डब्बा उठा ले जाओ। इसका मतलब है कि सरकारी जो महकमा है वहां पे रिटन परमिशन बहुत जरूरी है। हर चीज लिखित में लाइए। आज भी आपने सुना होगा कि कोई जूनियर कहता है कि मेरे सीनियर ने कहा तो हमने कहा कि सर लिख के दे दो, हम नहीं करेंगे। तो लिखना बहुत पड़ता है आपको, एंड इट हैज टू बी रियली फॉर्मल लैंग्वेज। इसका मतलब यह हुआ कि आपको एसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसी, समरी, इन सब पे टेस्ट किया जाएगा। तो कंटेंट होना चाहिए, भाषा पे कमांड होना चाहिए। जब ये दो बातें हो जाएंगी तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट राइट बाय रीडिंग, यू हैव टू राइट टू बी एबल टू राइट। अगर आपको यह लगता है कि मैं 5 किताब पढ़ लूंगा और उस दिन जाऊंगा मुझसे जो ऐसे कहेंगे मैं लिख दूंगा, धोखा हो जाएगा, दिमाग नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं करके जाएंगे वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि यार हमसे बोला जाए कि एप्लीकेशन लिखो, तो एप्लीकेशन 10 एप्लीकेशन लिख के जाइए ना। दैट इज अ बेटर वे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो सभी लोग आपको बताते भी आए हैं और सही बात बताते आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाता है किस लेवल का एग्जाम है और किस तरह के सवाल आते हैं। मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कहां पे मैं क्रीज से बाहर निकल के छक्का मार सकता हूं और कहां पे मुझे बॉल डक करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड यू हैव टू नो योर, मोर इंपॉर्टेंटली, योर वीकनेसेस, क्योंकि वीकनेस आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो पिछले 10-15 साल का आपने क्वेश्चन पेपर्स उठा लिए और उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। एक अच्छा खासा आइडिया आपको मिल जाता है कि करना क्या है। उसके अलावा लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मैं छोटी सी आपको बोलना चाहता हूं। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर हम रात को पढ़ते हैं, बड़ी शांति होती है, घर वाले सो जाते हैं और बाहर एक कुत्ता भौंकता रहता है, हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मेरा कहना यह बेटा, हिंदुस्तान में सारे इम्तिहान दिन में होते हैं। दिन तो छोड़ो, हो सकता है जून की दोपहरिया में हो रहे हो। इस बार तो खैर पैंडेमिक आ गया, अदरवाइज यू नेवर नो। मेरा कहना यह है कि जब मॉक टेस्ट आप लगाने बैठे तो प्लीज अधिकतर मॉक टेस्ट उसी टाइम पे लगाएं जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फुली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। मुझे लंच के बाद सोने की आदत है, आज से नहीं, मुझे तो याद है मेरे ख्याल से 10-15 साल। लंच लिया, लुढ़क गए। अब अगर मुझे कोई लंच के बाद काम बताता है तो बहुत इरिटेशन होती है, मैं काम कर ले जाता हूं, बट आई एम नॉट एट माई 100%। क्यों? माई बॉडी डजंट रिएक्ट दैट वे। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं कि भाई एक लॉन्ग जंप का इवेंट था, वो मैंने पार्टिसिपेट किया था स्कूल में इन क्लास 8th और समथिंग, इंटर स्कूल। तो उसका जो प्रैक्टिस सेशन था मेरा, वो शाम को होता था आफ्टर द स्कूल गॉट ओवर। हम लोग शाम को 4:30-5 बजे प्रैक्टिस करते थे। जब मैं हीट्स में गया तो हीट्स हो गई, जो क्वालिफाइंग राउंड्स वो हो गए सुबह 11 बजे। मैं 4th प्लेस से क्वालिफाई किया। जो इवेंट जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, आई क्वालिफाइड फ्रॉम द 4th प्लेस। मेरे कोच बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला बेटा प्रॉब्लम पता क्या है, हमको पता करना पड़ेगा फाइनल डे इवेंट कब है।
तो फाइनल डे इवेंट पता किया गया 1 बजे के आसपास होगा। यकीन मानिए उसके बाद से हमारी सारी प्रैक्टिस सिर्फ 12 से 2 के बीच में हुई है। ऑन द फाइनल डे माई बॉडी वॉज फुली फोकस्ड, मेरा दिमाग बिल्कुल फोकस था। मुझे टेम्परेचर से, धूप से, ठंड से, गर्मी से किसी चीज से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हुआ आया था पिछले 2 हफ्तों से। रिजल्ट मेरे फेवर में था। एक तो एक्सपेक्टेड था, ऊपर से मैं बिल्कुल स्मार्टली अपनी चीजें तैयार करके गया था। तो अगर आपका एग्जाम होना है सुबह 9 बजे तो प्रैक्टिस भी सुबह 9 बजे होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज फिर से रात को तो नंबर ले आएंगे, दिन में नंबर नहीं ला पाएंगे। कीप काम एंड सीक गाइडेंस। मैं यही कहूंगा कि अगर घबराहट हो रही है तो गाइडेंस ले लीजिए, और गाइडेंस के लिए हम आपके सामने हैं। यू कैन इंस्टॉल गैलेक्सी का हमारा ऐप है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर। ऑलराइट, आप यू कैन जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ इट ऑल एंड मे बी इट विल हेल्प यू। क्योंकि कभी कभार बेटा क्या होता है ना कि मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि दिमाग कम है, बट मैं सबसे ये कह रहा हूं एक्सपीरियंस की अलग वैल्यू होती है। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड बोथ एट क्रैकिंग एग्जाम्स एंड गाइडिंग पीपल हु वांट टू अपीयर इन दीज एग्जाम्स। यू कैन ऑलवेज गो टू देम एंड सीक हेल्प। दैट इज ऑल आई हैव टू से एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। डरने का नहीं, घबराने का नहीं, चिढ़ने का नहीं, सीखने का है। जस्ट लर्न इट। यकीन मानिए लाइफ में बहुत मदद करने वाली है ये, क्योंकि कहीं भी दुनिया जहान में जाएंगे ये एक भाषा है जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस टाइम, एंड नाउ वी हैव वन मोर सेशन कमिंग अप दैट विल बी फॉर रीजनिंग। थैंक यू।